अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शुएब अल्ताफ़ हूँ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे फैसलाबाद के इलाका थाना ठीकरीवाला के हदूद में पेश आने वाले एक अंधे कत्ल की वारदात पर, जो पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। पुलिस ने न सिर्फ मुल्ज़िमान को ट्रेस आउट किया बल्कि उन्हें गिरफ़्तार करके रिकॉर्ड टाइम में अपना ये चैलेंज पूरा किया। किस तरह से ये सारा वाक़या पेश आया, पुलिस ने इस ज़िम्न में कौन कौन से तरीक़ाकार को जो है वो बरूए कार लाते हुए मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया, इस पे आज बात करते हैं। मामूली तल्ख़ कलामी पर एक शख्स के कत्ल का अफसोसनाक वाक़या फैसलाबाद थाना ठीकरीवाला के हदूद चेक नंबर 70 में पेश आया, जहां एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को जरा सी तल्ख़ कलामी की बिना पर कत्ल कर दिया। मुजरिम कौन की टीम अपने नाजरीन के सामने एक अंधे कत्ल का केस लेकर आई है। शहजाद एक जिम्मेदार घराने से ताल्लुक रखता था और जिम्मेदारी के काम से ही वाबस्ता था। मेहनत मजदूरी करता और अपने घर वालों का सहारा बनता। गांव के अंदर ही शहजाद ने अपना एक डेरा बना रखा था और वहीं रहता भी था। उस्मान, जो कि शहजाद का दोस्त था, वो कभी कभार उससे मिलने आता। उस्मान इस गांव में खुद नहीं रहता था बल्कि इसके अहले खाना यहाँ रिहाइश पजीर थे। उनसे मुलाकात के बहाने उस्मान गांव का चक्कर लगाता और शहजाद से भी मुलाकात करता। उस्मान लकड़ी का काम करता और अपना गुजर बसर करता। उस्मान अपने अहले खाना से मुलाकात के लिए गांव आया और इसी बहाने शहजाद से मिलने उसके डेरा पर गया, जहां एक छोटी सी बात पर दो दोस्तों के दरमियान तल्ख़ कलामी हुई। तल्ख़ कलामी इस हद तक बढ़ी कि दोनों दोस्त एक दूसरे की दोस्ती का लिहाज भी भूल गए। बहरहाल वक्ती तौर पर तो बहस खत्म हुई, लेकिन उस्मान अपने गुस्से की आग में जल रहा था। ये आग इस कदर शदीद थी कि इसके अक्लो होश पर हावी हो चुकी थी। उसने बिलाखिर अपने गुस्से की आग को खत्म करने का मंसूबा बनाया और 18 अक्टूबर 2024 को रात 8:30 पर जब शहजाद अपनी हवेली से घर की जानिब जा रहा था, उस्मान ने उसे ठिकाने लगाने का सोचा। उस्मान ने अपने इस काम में अपने दोस्त अब्बास को भी शामिल कर लिया और मोटरसाइकिल पर सवार होकर शहजाद को फायर मार दिया। फायर लगते ही शहजाद जमीन पर गिरा और मौका पर ही जाँ बहक हो गया। मुल्जिमान मौका से फरार हो गए। ऐनी शाहिदीन अजमल खान और मोहम्मद खान ने इस अफसोसनाक वाक़या को अपनी आंखों से होता हुआ देखा, लेकिन वो ये ना देख सके कि कत्ल करने वाले कौन हैं, क्योंकि रात की तारीकी में मुल्जिमान ने अपने चेहरे और जिस्म छुपा रखे थे। वाक़ये की इत्तला 15 पर फौरी पुलिस को दी गई। पुलिस की जानिब से उसी वक्त रद्द अमल जाहिर किया गया और जाए वकुआ को देखा गया। पुलिस ने मकतूल शहजाद के मामू की मदय्यत में मुकदमा दर्ज कर लिया। बाद के थाना ठीकरीवाला की हदूद में कत्ल का एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है, जहां शहजाद नामी एक शख्स को कत्ल कर दिया जाता है। इब्तदाई तौर पर ये एक अंधे कत्ल की वारदात होती है, जिसे ठीकरीवाला पुलिस जो है वो पेशा वाराना महारत से न सिर्फ उसको ट्रेस आउट करती है बल्कि मुल्ज़िमान को भी जो है वो गिरफ्त में लेती है। मेरे साथ इस वक्त SHO ठीकरीवाला सब इंस्पेक्टर शाहिद आवान मौजूद हैं। उनसे जाते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा कि ये जो इनिशियली ब्लाइंड मर्डर था और फिर इसको पुलिस ने ट्रेस आउट ना सिर्फ किया बल्कि मुल्ज़िमान को भी गिरफ्त में ले लिया, कैसे ये वाक़या पेश आया और क्या इसके पीछे मुहर्रिकात क्या थे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे है यहाँ पे गांव है 70 मंसूरा, जहाँ का ये इंसिडेंट है, जहाँ पे शहजाद नामी जो है वो एक शख्स है, उसका मर्डर हुआ है। रात का टाइम था, ये तकरीबन 8:30-9 बजे का, जब ये कॉल चलती है 15 की मर्डर के मुतल्लिक़। इसमें जो है फ़ौरी तौर पर हमने रिस्पॉन्स किया है और वहाँ पे जाके जो हालात वाक़या देखे हैं। देहाती इलाका होने की वजह से आसपास कहीं भी कोई कैमरास वगैरह या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिससे कोई क्लू वगैरह मिल जाए। और बिल्कुल जो ब्लाइंड मर्डर था, गवाहान थे, लेकिन उनसे ये मौका के ऊपर बंदे जो है वो शनाख्त वगैरह नहीं हो सके। तो इसके ऊपर हमने फ़ौरी तौर पे PFS से टीम वगैरह आई है। टेक्निकल जो चीज़ें होती हैं उनको एविडेंस के तौर पे वो जो है वो कब्ज़ा में लिया और इसको जो है वो FIR दी गई है फ़ौरी तौर पे और इसको ट्रेस करने की कोशिश करने शुरू हो गई। तो इसमें जो है हमारे CPO साहब, उन्होंने एक टीम बना दी SP साहब की सरबराही में। उसमें CIA जो है और मुतलका पुलिस जो है, इन्होंने जो है वो मिल के जो है वो कोशिश की। जो था इसमें मकतूल था, इसके सेल वगैरह जो है वो लिया गया, जियो फेंसिंग करवाई गई, डाटा वगैरह जो है वो कलेक्ट करना शुरू कर दिया गया। इनकी जो साहब का कोई रंजिश थी, दुश्मनी थी, उसको देखा गया तो कोई भी ऐसी बात सामने नहीं आ रही थी जिससे ये जो है वो कत्ल फ़ौरी तौर पे ट्रेस हो सके या बंदों का पता चल सके।
अच्छा शाहिद साहब, ऐसी सूरत हाल में जब पुलिस एक बंद गली में दाखिल हो जाती है कि एक कत्ल का अफसोसनाक वाक़या भी पेश आ गया, रिपोर्ट भी हो गया, पुलिस ने रिस्पॉन्ड भी किया, 15 की कॉल चली है, पुलिस मौका वारदात पे पहुंची, लेकिन आपने जैसे बताया कि देही इलाका है, वहाँ ना कोई सीसीटीवी फुटेजेस अवेलेबल होती हैं। अब जो मुद्दई है वो भी ये कह देता है जी कि मैं सामने आने पे पहचान सकता हूँ, मेरे पास उसका नाम या कोई नहीं है। अब वो एक लंबा प्रोसेस है, थका देने वाला प्रोसेस है कि जी जियो फेंसिंग करेंगे, डाटा निकालेंगे, उसमें फिर लोगों को हम सेलेक्ट करेंगे। ये वाकई में पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है ऐसे केसेस में कि इसको पहले फाइंड आउट करना, ट्रेस आउट करना और फिर उसके बाद अगला मरहला उनकी गिरफ्तारी का, फिर इन्वेस्टिगेशन में फिर आला कत्ल, और ये एक लंबा और थका देने वाला प्रोसेस है। तो इस वाले केस में जो है वो कभी ऐसे लगा कि मतलब हम हिम्मत हार गए हैं, हमसे ये होगा, मुश्किल होगा, तो जब आपने इसकी फाइंडिंग्स शुरू की तो फिर कैसे आपने रास्ते अपने लिए आसान किए? नहीं, इसके अंदर जो है वो हमने जो है एक तरीक़ाकार ये है कि ब्लाइंड मर्डर के अंदर जो है या किसी भी ऐसा इंसिडेंट जिसके अंदर क्लू वगैरह ना मेरा, उसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा फिर पीछे जाना पड़ता है, मैन्युअली चीज़ों को देखना पड़ता है। इसमें एक फ़ैमिली की तरह जो है हम कंप्लेनेंट के साथ अटैच हो गए। मतलब कि जो मकतूल का रहना था, सहना था, बैठना उठना था, मतलब शुरू से लेके अब तक वो जिसके साथ जा रहा था, आ रहा था, रह रहा था, बैठ रहा था, मतलब उन सब को फिर जो है वो इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखना शुरू कर दिया। और उसी के अंदर से ये फिर बात जो है वो आहिस्ता जो है वो डिटेक्ट भी हो गई। बात जो कंप्लेनेंट होता है उसकी कोशिश होती है कि फ़ौरी तौर पे जो है वो हमारा मामला मसला हल हो जाए। पुलिस का जो अपना तरीक़ाकार है, हर बंदे को गिरफ़्तार करना, हर बंदे से तफ्तीश करना, ये इतना कोई आसान बात नहीं होती। पहले असल बात तक पहुंचना और उसमें जाके किसी चीज़ की फाइंडिंग लेके फिर हम किसी बंदे को अरेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू हो सकता है। इसके अंदर हमारा जो तरीक़ाकार ये था कि हमने बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो वहीं उस इंसिडेंट प्लेस के इर्द गिर्द जो लोगों के साथ मिले वहाँ पे जो है वो गुजारा। और ये जो है इसके दोस्तों के साथ, इसके जो है करीबी अजीज़ हैं कंप्लेनेंट के अलावा, उनसे हमारी जो है वो मीटिंग्स होती रही हैं। तो फिर बात जो है वो सामने हमारे आना शुरू हो गई कि ये इस बंदे का जो कत्ल होने वाला है, इसका करैक्टर क्या था, इसका रहना सहना कैसा था, कोई ऐसी बात थी पीछे, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा था, मामूली था या वो ज़्यादा था। तो इस तरह की चीज़ें फिर इकट्ठी करने के बाद हम एक रिज़ल्ट के ऊपर पहुंच गए, नतीजे पे पहुंच गए कि हमने ये जो है वो इस लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर चलना है, और उसी से फिर अल्लाह पाक ने हमारी मदद की। जब एक लिस्ट बन जाती है सस्पेक्ट्स की कि ये मुश्तबा अफराद हैं, उनमें फिर और भी कड़ा मरहला हो जाता है कि खुदा ना खास्ता किसी बेगुनाह पे ना हाथ पड़ जाए हमारे, और फिर वो जो एक आपने जो फाइंडिंग की और फिर एक लिस्ट बनाई सस्पेक्ट्स की, 4 या 5 या 7 या 10 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया आपने, उसमें फिर जो मेन अक्यूज़ड है उस तक कैसे पहुँचे? बिल्कुल, ये इसी तरह मैंने जैसे पहले बताया कि अभी हमने ये जो तरीक़ाकार है गिरफ़्तारी से पहले, जो हम कहते हैं कि जी आईटी बेस्ड जो हमारी टेक्निकल जो है वो रिसोर्सेज को बरूए कार लाए हैं, इसमें यही चीज़ है कि हमने पहले मुलज़म को फ़ौरी तौर पे पकड़ने से पहले उसका मोबाइल डाटा, सीडीआर, उसकी लोकेशंस, उसकी इस तरह की मूवमेंट चेक करनी होती है कि वो इंसिडेंट के साथ किसी तरीके से कोरिलेट कर जाएँ। इसमें भी यही था कि सस्पेक्ट्स की जो एक लंबी लिस्ट थी, लेकिन वो वैसे ही जो है वो हमारी जो है रूल आउट होती जा रही थी कि ये बंदा इस मामले में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। और इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता वर्किंग के साथ जो बंदे फिर मोस्ट सस्पेक्ट बने, उनकी फिर लोकेशन, डाटा, चीज़ें जो है वो सीडीआर हर तरीके से फिर मैच कर गई, और फिर उनको ये बात पता भी नहीं थी कि हमारे तक जो है वो बात आ गई है और ये हम डिस्क्लोज़ हो चुके हैं, और वो बड़ा नॉर्मली बिहेव कर रहे थे, रिएक्ट कर रहे थे। तो फिर हमने जब उनको पकड़ा है तो हर चीज़ जो है वो क्लियर हो गई, और उन्होंने इस बात को कन्फेस भी किया, और फिर वो शनाख्त पेड भी हुई है उनकी, वो गवाहान ने भी पहचाना है। मतलब इन्वेस्टिगेशन के अंदर हमने सिर्फ ये नहीं है कि जी कन्फेशन ले लिया है तो कंप्लेनेंट को बता दें, कन्फेशन के बाद उसकी शनाख्त पेड करवाई गई है। हमारी चीज़ें, हमारी रिसोर्सेज, हमारी एविडेंसेस हमारे पास हैं। फिर उसको कंप्लेनेंट जब विटनेसेस के साथ जाके शनाख्त कर लेता है, फिर वो शक वाली गुंजाइश नहीं रह जाती। तो इसको ये बहुत करीबी मुल्ज़मान थे, इनके इर्द गिर्द आसपास ही वो जो है उनकी मूवमेंट थी, और उन्होंने दिल के अंदर अपने वो एक ग्रज रखा हुआ था। उस्मान नामी जो मुल्ज़म है इसमें अरेस्ट हुआ है, वो इनका करीबी आदमी था, जो कि तकरीबन हफ़्ता 10 दिन पहले इसने मकतूल ने उसको डांटा है, किसी बात से लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो वो उसने ये बात अपने दिल में रख ली और उसने इसको प्लान आउट किया, और फिर एक साथ अपने एक बंदा और उसने अब्बास नामी मुल्ज़म साथ एक शामिल कर लिया इस वक़ूआ से पहले।
तो वो ये चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे वो डिस्क्लोज़ होती गई हैं, वो फिर सारी आपस में वो कोरिलेट भी कर गई हैं, और अल्लाह का शुक्र है ये ट्रेस भी मुकदमा हो गया और मुल्ज़मान जो हैं अब इसको फेस भी करेंगे। वाकये का मुकदमा दर्ज करते ही डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस की जानिब से तमाम शवाहिद को इकट्ठा किया गया। अहले खाना से पूछगछ का सिलसिला शुरू कर दिया गया। शहजाद जो इस जहाने फानी से रुखसत हो गया, उसके अहले खाना इंसाफ का मुतालबा कर रहे थे। शहजाद के कत्ल पर सवाल उठने लगे कि आखिर किसने इसको कत्ल किया और क्यों किया। पुलिस ने मुतासरा खानदान को इंसाफ की यकीन दहानी करवाते हुए केस की तफ्तीश का आगाज किया। पुलिस की जानिब से जदीद टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया और इसी दौरान मकतूल के अजीजो अकारब और दोस्तों से भी पूछगछ की गई। ये अंधा कत्ल ट्रेस करना पुलिस के लिए किसी चैलेंज से कम न था। तमाम वसाइल को बुरुए कार लाते हुए बिलाखिर पुलिस ने चंद दिनों के अंदर अंदर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं SHO थाना ठीकरी वाला शाहिद अवान। आइए उनसे जानते हैं। तो जब पुलिस ने उसको कहाँ से अरेस्ट किया, और उस वक्त ज़ाहिरी बात है कि जब एक मुलजिम अरेस्ट होता है तो उसका इमीडिएट तो रिस्पॉन्स हमेशा से ये अज़ल से चलता आ रहा है कि जी मैंने नहीं किया। कैसे फिर उसको सामने एविडेंस रखे गए, इसको अरेस्ट कहाँ से किया गया, और उसके बाद फिर कन्फेशन तक जो है वो पुलिस ने कैसे इसको जो है ना इसकी फाइंडिंग्स की? इसको जो है वो हमने अरेस्ट करने से पहले मैंने जैसे कि पहले बताया कि इसकी CDR, इसका मोबाइल डाटा, हमारी ऐसी चीज़ें सोर्सेज के साथ मैच्योर हो चुकी थी कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी अब हमारे पास, मेरे पास नहीं था, मेरी तफ्तीशी टीम के पास नहीं था कि ये बंदा इनोसेंट है। तो ये नॉर्मली अपने लकड़ी का ये काम करता है, वहाँ पे आ रहा था गांव में, इसका घर बहुत करीब है, ये भागा नहीं था। अगर भाग जाता तो इस पर शायद शक भी पहले गुजर जाता। इसने नॉर्मल एटीट्यूड रखा है। हमारे पास चीज़ें बिल्कुल जो है वो मैच्योर थी एविडेंसेस के लिहाज से, तो हमने इसको नॉर्मल जो है वो तरीक़ाकार से जाके जब इसको उसकी वो दुकान से अरेस्ट किया है तो ये आ गया है। इसने पहले शुरू में थोड़ा इनकार करने की कोशिश की है, इस चीज़ को इधर उधर लैतुल्लाल जटलाने की कोशिश की है हक़ाइक़ को, लेकिन वो फिर मैनेज नहीं कर पाया और फिर वो एट द एंड जो है उसने उन चीज़ों को कन्फेस भी किया, डिस्क्लोज़ भी किया, और फिर नेक्स्ट फर्दर दूसरा अक्यूज़ जो है उसको भी पकड़ा इसकी। वो बाकी तफ्तीश का अमल जो है वो हमारा जारी है, उसमें बाइक चीज़ें पिस्टल वगैरह भी वो रिकवर हो जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा शाहिद भाई, एक जो हमारा एक सिस्टम है कि एक मर्डर, क्योंकि एक इंसान का कत्ल कहते हैं कि सारी इंसानियत का कत्ल है, ये छोटी छोटी बातों पे हम जो है वो इतना ज़्यादा रिएक्ट कर जाते हैं कि बात जो है वो लड़ाई झगड़े तक पहुंचती है, लड़ाई झगड़े से फिर कत्ल व गारतगरी तक चली जाती है। ये हमारी सोसाइटी में होता क्या जा रहा है, क्या है लोगों में जो इतना टॉलरेंस लेवल लोगों का ख़त्म हो गया है बिल्कुल, कि ज़रा सी बात, अब जैसे आपने बताया कि दोनों आपस में अच्छे उनके ताल्लुकात थे, जैसे दोस्त होते हैं वैसे थे, और एक ज़रा सी बात को दिल में रंजिश रख के और नौबत यहाँ तक पहुँच गई। ये हमारी सोसाइटी जा किस तरफ रही है, इसका तदारुक कैसे होगा? बर्दाश्त जो है वो तो बहुत बड़ा जो है वो हमारे मज़हब के अंदर, दीन के अंदर, इस्लाम के अंदर भी ये चीज़ें हैं कि बुर्दबारी से, सब्र और तहम्मुल से जो है वो काम लेना चाहिए। बस ये दीन से, मज़हब से दूरी है और लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है। जुर्म करते वक्त लोग ये सोचते हैं कि शायद हम पकड़े नहीं जा सकते या हमारी पकड़ नहीं है, तो पकड़ने के बाद जब अरेस्ट हो जाते हैं तो फिर पछतावा जो है वो सामने आता है कि लेकिन वो वक्त फिर वापस नहीं आ सकता, जो जान चले गई है वो वापस नहीं आ सकती। तो बेसिकली तो ये लोगों के अंदर जो है वो काउंसलिंग की जैसे लिहाज से ज़रूरत है, वो बेहतरीन अदारे जो है वो स्कूल, कॉलेजेस और मदारिस वगैरह ही होते हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ें अभी, इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो बहुत कम है। लोगों की काउंसलिंग का तो नामो निशान भी नहीं है, लोगों की मसरूफियात है, बच्चों की तरफ भी तवज्जो नहीं दी जाती। और बहुत सी जो है हमारे देहाती एक कल्चर है कि इसमें ऊंच नीच का बहुत फ़र्क है, बरादरी का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इस चीज़ को जो है वो देखा गया है कि वो बाद बात फिर बहुत बड़े सानिया का बायस बन जाता है। लोग जो है वो इंसल्ट कर देते हैं, वो उसको तजलील कर देते हैं। ये बरादरी बेस जो बातें हैं या इस तरह का कल्चर है, इस तरह के वाक़यात की जो है वो वजह बनते हैं। मसावात की बात है, बराबर हैं, सारे इंसान बराबर हैं, तो इस लिहाज से थोड़ा सा इनके जो है लोगों के अंदर मसाजिद के ज़रिए, कम्युनिटी पुलिसिंग के ज़रिए वो लंबरदारान साहब जो है वो इस तरह के किरदार अदा कर सकते हैं कि लोगों के अंदर ये अवेयरनेस आए कि वो इस हद तक जाने से पहले जो है वो आपस में कोई मामलात को हल किया जा सके। अच्छा शाहिद भाई, हम बारहा अपने नाजरीन के साथ भी इस बात को जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। रोज़मर्रा की बुनियाद पे भी हमारी ये बात होती है कि यहाँ अक्सर देखने में ये आया है कि बड़े केसेस के जो मुल्ज़िमान होते हैं, जैसे मर्डर हो गया, डकैती हो गई,
कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा शायद लूप होल रह जाता है, शायद हमारी प्रोसिक्यूशन में, शायद कोई इन्वेस्टिगेशन में, कि कुछ अरसे के बाद वही लोग जो जराइम पेशा होते हैं, कुछ अरसे बाद या कुछ सालों के बाद वो फिर उन्हीं गलियों बाज़ारों में दंदनाते नज़र आते हैं। इस स्पेसिफ़िक केस में आप समझते हैं कि पुलिस ने जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस इकट्ठे कर लिए हैं कि ये जब गिरफ्त में आ गए हैं तो अब इनको सज़ाएँ ज़रूर ऐसी मिलेगी कि ये दोबारा यहाँ पे इसके करीबी को या इस इलाके में किसी को दोबारा जुर्रत ना हो ऐसी हरकत करने की। ये जो अभी हमारी आईजी साहिबा और सीएम साहिबा की जो है KPIs वगैरह का जो एक सिस्टम चला है, इसके अंदर कन्विक्शन की बेस के ऊपर जो है वो भी परफॉर्मेंस रेटिंग होती है। तो बड़ी इनिशियल स्टेज के ऊपर हमारे साथ लीगल टीम जो है अटैच हो जाती हैं सिटी पुलिस ऑफिसर की तरफ से, और जो है SP साहब की सुपरविज़न होती है। इसमें बाकायदा हमारे केस डायरीज़ लिखी जाती हैं। ऐसा लूप होल रहने की गुंजाइश तो नहीं है। अगर पुलिस जो है वो नेक नीति से काम कर रही है तो कोई ऐसी बात नहीं है कि मुलज़म को जो है वो कोई रिलीफ मिल जाए। इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने जब इसका CDR चीज़ें जो है वो कलेक्ट कर ली, उसके बाद हमने इसको कोई ऑन सीन या ऑन रिकॉर्ड नहीं लेके आए, बल्कि एक विटनेस और जो कंप्लेनेंट है उसके जरिए इनकी शनाख्त परेड करवाई गई है, और फिर जो हमारे पास एविडेंसेस कलेक्ट हुई हैं उनको ज़िमनी का मिसलों का हिस्सा बनाया जाएगा। तो इसमें जो है वो हमारे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन साहब जो बाबर नियाज़ी साहब हैं, उनके साथ प्रोसिक्यूटर का बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन है और वो बड़े इसको ठीक तरीके से लेके चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसमें कन्विक्शन जो है वो यकीनी है और कोई ऐसी जो है वो कमी पेशी नहीं होगी कि पुलिस की तरफ से कोई गफलत लापरवाही का मुजाहरा किया जाए। शाहिद भाई, ये ठीकरी वाला में क्योंकि ज़्यादातर इलाका जो है वो देही इलाका है, शहरी इलाके में किसी भी पुलिस स्टेशन में बैठे हुए एक SHO को जिन मुकदमात का, जिन सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है, एक देही इलाके में निस्बतन जो SHO बैठे हैं, कितना फ़र्क होता है, क्राइम की नेचर में कितना फ़र्क होता है? मैं ये जो इसमें हमारा एक्सपीरियंस है या चीज़ें हैं वो ये है कि शहरों के अंदर CCTV कैमरास हैं और उसमें जो जुर्म होता है उसमें कोई प्री प्लानिंग नहीं होती, वो सडन जो है उसमें ओकेजन्स होते हैं। लेकिन देहातों में जो है मामला चोरी की वारदात के अंदर भी पीछे प्लानिंग जो है वो सामने आई है, और इसमें लोगों का जो है वो आपस में इंटरेक्शन, लोगों की आपस में जो है वो मेल जोल जो है वो सारी चीज़ें काउंट करती हैं। इसमें पैरा जो है वो ठिकरी पैरा वगैरह, लंबरदारान की ज़िम्मेदारियाँ, लोगों की आपस में जो है वो बरादरी बेस, मैंने जैसे बताया, दुश्मनियाँ, ये चीज़ें चलती रहती हैं। उनको भी हम जो है वो ख़ास तौर पे देखते हैं किसी भी इंसिडेंट को इंटरोगेट करने से पहले। ये चीज़ें यहाँ में थोड़ा क्राइम जो है वो ऑर्गेनाइज किस्म का होता है जब भी होता है। तो शहरों के अंदर जो है वो सडन ओकेजन्स होते हैं, वो और तरह की चीज़ें, उसमें पुलिस भी और तरह की है। फैसलाबाद में ठीकरी वाला में अंधे कत्ल का एक वाक़या पेश आता है, जिसे पुलिस न सिर्फ अपनी मेहनत और जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाते हुए न सिर्फ ट्रेस आउट करती है, बल्कि मुलज़िमान को गिरफ्त में भी ले लेती है। SHO ठीकरी वाला शाहिद अवान हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना था कि यहाँ पे मुजरिम जितना भी शातिर और चालाक क्यों ना हो, कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता। मुलजिम पुलिस की गिरफ्त में था। ये खबर जब मकतूल के अहले खाना तक पहुंची तो उन्होंने राहत महसूस की कि अब उन्हें उनके प्यारे पर होने वाले जुल्म का इंसाफ जरूर मिलेगा। लेकिन जब ये बात सामने आई कि शहजाद को कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही दोस्त उस्मान निकला, तो ये बात जानते ही एक हैरत ने झटका दिया कि आखिर किस बात पर नौबत यहाँ पहुंची कि उस्मान ने शहजाद को कत्ल कर दिया। तफ्तीश का दायरा कार वसी किया गया तो पता चला कि उस्मान ने इस सफ़ाकाना फेल को सरअंजाम देने के लिए अपने एक दोस्त अब्बास को भी साथ मिलाया और दोनों ने मंसूबाबंदी के जरिए शहजाद को कत्ल किया। कत्ल के बाद उस्मान इलाका से फरार इसलिए न हुआ कि कहीं उस पर किसी को शक न हो जाए। शायद यही वजह थी कि मकतूल शहजाद के अहले खाना को भी इस पर शक न हो सका। पुलिस तफ्तीश में कत्ल की वजह एक मामूली सी तल्ख कलामी सामने आई। इसी बिना पर मुलजिम उस्मान ने गुस्से की आड़ में ये सफ़ाकाना फेल सरअंजाम दिया। पुलिस ने मुतासरा शख्स पर वहशियाना हमले के मुलजिमान को पकड़ने में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बाबर नियाजी। आइए उनसे जानते हैं। मकतूल शहजाद को राह चलते में कत्ल किया जाता है और पुलिस इस खोज में जुट जाती है कि आखिर ये कत्ल कैसे हुआ, मुलजिमान कौन हैं और इसकी वजह क्या बनी। मेरे साथ इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बाबर नियाजी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। बाबर भाई अस्सलाम वालेकुम।
बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा कि ये शहजाद कत्ल कर दिया जाता है और इब्तदाई तौर पे पुलिस बिल्कुल एक बंद गली में होती है, ब्लाइंड मर्डर केस है। कैसे पता चला, क्या इसके मुहर्रिकात थे, क्या वजह बनी इसके कत्ल की और इसके कातिल थे कौन? अस्सलाम वालेकुम। ये 18 तारीख को ना एक वकूआ होता है, अभी हमें कॉल मसूल होती है 15 पे भी एक आदमी शहजाद नामी उसको फैर बच गया है। उस कॉल पे हम फिर मौका पे पहुंचते हैं तो ये एक ब्लाइंड मर्डर होता है। अफसरान भी मौका पे पहुंचते हैं, PFS की टीम में भी बुलाई गई। फिर उसके बाद इस पर हम मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी गई। उस टीमों को तश्कील देने के बाद हमने इस पर मुख्तलिफ एस्पेक्ट से काम करना शुरू कर दिया। इसमें हमने जो मशकूक थे CDR वगैरह उनके लिए, इस पर हमने अपने मुखबर इस पर मामूल किए। इस पर हमने इन तकरीबन 7-8 दिन की मेहनत के बाद हमें इसमें कुछ क्लू मिलना शुरू हो गया। इसमें फिर हमें एक सस्पेक्ट महसूस हुआ, उसको हमने फिर शिनाख्त पेड़ पर भेजा। तो वो जब शिनाख्त पेड़ से वापस आया तो उसने इंकशाफ किए फिर, और इनकी जो वजह सामने आई है वो इनकी वो वकूआ से 3-4 दिन पहले एक तल्ख कलामी हुई थी डेरा पे। तो उस डेरा पे तल्ख कलामी की वजह से उस्मान और अब्बास नामी बंदे ने इसको मारा है। अच्छा और भाई, ये जो मकतूल है ये कौन था बेसिकली, ये क्या काम करता था, इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या? ये शहजाद बेसिकली एक ज़मींदार घराने से तल्लुक़ रखता है और ये वहाँ पे इन्होंने डेरा बनाया हुआ था और ये वहाँ पे डेरे पे रहता था। और जो इसको कत्ल करने वाले मुल्ज़िमान हैं ये क्या इसके दोस्त थे, कोई इसके रिश्तेदार थे, या ये कौन लोग? नहीं, ये इसके रिश्तेदार नहीं थे। ये जो उस्मान और अब्बास थे, ये इधर उस्मान जो था वो इधर का ही रहने वाला था, लेकिन वो इधर रहता नहीं था, उसकी फैमिली इधर रहती थी, वो इधर गाय बगाए आता था। तो वो 2-3 दिन पहले जब इनके डेरे पे गया तो वहाँ पे तल्ख कलामी हुई। उसी तल्ख कलामी की रंजिश उस्मान ने अपने दिल में रखी और अब्बास के साथ मिल के बहम सलाह मशवरा हो के फिर इन्होंने इसको मंत्र की अंजाम तक पहुँचाया अपने इस प्लान को। तो पुलिस को जब 115 पे कॉल मौसूल हुई और पुलिस ने तफ्तीश का आगाज़ किया तो कैसे पता चला कि अपना ही जो दोस्त है जिसके साथ मामूली तल्ख कलामी हुई है वही इसका मर्डरर है? इसमें हमने टेक्निकल ज़राए से भी पता किया और इसमें अपने मुखबरान वगैरह भी मामूल किए। इसमें जो भी इसकी सराउंडिंग थी लास्ट 8-10 दिन की हमने वो चेक की, उसमें हमने काम किया काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल ज़राए से भी और अपने हिसाब से भी। फिर उसमें हमें थोड़ा सा क्लू मिला, उस क्लू पे हमने वर्क किया और हमें कामयाबी मिली। ऐसे केसेस में अक्सर ये होता है कि मुद्दई क्योंकि आज हमारे पास दस्तयाब नहीं है, दूर पार का फासला था उनका, वो उनका अक्सर ये होता है कि जी पुलिस का ताउन है या नहीं है। अब समझते हैं कि जिस तेज़ी से आपने काम किया, जो वसाइल आपके पास थे उनको बरूए कार लाए, ह्यूमन इंटेलिजेंस का आपने इस्तेमाल किया, आपने अपने टेक्निकल सोर्सेज भी यूज़ किए और मुल्ज़िमान को ट्रेस आउट किया, तो क्या जो मुद्दई मुकदमा है वो अब तक की आपकी जो है सारी तफ्तीश उससे वो मुतमईन है? नहीं, मुद्दई ने हमारे साथ पूरा कोऑपरेट किया। मुद्दई हमारे साथ हर स्टेज पे साथ रहा है। मुद्दई मुतमईन था हमारी तफ्तीश से हर एंगल से, क्योंकि हमने इस पे हर एंगल हर एस्पेक्ट से हमने इस पे तफ्तीश की है और जिस वजह से हमें ये कामयाबी मिली है। अच्छा, गांव देहात में फिर वो ये बढ़ता हुआ कल्चर इसका, लड़ाई झगड़े, अब ये एक दोस्त हैं बैठते हैं, तल्ख कलामी हो जाती है ज़रा सी बात पे, ये मर्डर जैसा काम जो है इसकी बढ़ने की वजह क्या है ऐसे केसेस की? हमारे में ना असल में जज्बात जो है उसकी बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। अगर आप किसी को गाली भी दे देते हैं तो वो बर्दाश्त उसको नहीं करता। वो जज्बात जो है उसको कंट्रोल रखना आपे से जो बाहर इंसान हो जाता है ना, वो चीज़ इसका मंजर आम पे आ रही है। क्योंकि 2-4 मिनट की वो लड़ाई होती है या अगर गालम गलोच भी होती है तो उसको वो दिल में रख लेता है और उसका बाद में वो रंजिश की बनाया पे ये स्टेप लिए जाते हैं। तो कातिल ने जो आपको दौरान तफ्तीश क्या बताया कि उसने तरीक़ाकार क्या अडॉप्ट किया, उसके साथ कौन कौन शामिल था, क्या वो अकेला था, ज़्यादा लोग थे, फिर आला कत्ल वगैरह किस तरह से उन्होंने सारा कुछ अंजाम दिया? ये 2 लोग थे। कातिल ने जब प्लान बनाया तो इसमें अपना एक दोस्त था अब्बास, उसको इसने साथ मिलाया। तो ये वकूए वाले दिन उसकी रैकी वगैरह इसने की और जब वहाँ से वो डेरे से निकला तो ये और इसका साथी एक था अब्बास, तो इन्होंने मोटरसाइकिल पे ये आए, ये पीछे बैठा हुआ था, अब्बास मोटरसाइकिल चला रहा था। तो ये जब पास से वहाँ से गुजरे तो इन्होंने उसको हिट किया, उसको इन्होंने मूव करने का मौका भी नहीं दिया। और ये मतलब एक गोली चलाई और वो जानलेवा साबित हुई? नहीं, गोलियाँ इन्होंने 2 चलाई है मौके पे, लेकिन उसको 1 गोली हिट हुई है। और जो ऐनी शाहिदीन है वो भी इससे कोई मुतासर हुए को थे? ऐनी शाहिदीन उनके बयान से जो है पुलिस को हेल्प आउट हुई है, बिल्कुल ही ब्लाइंड मर्डर था ये? नहीं, ऐनी शाहिदीन मौके पे थे। उन्होंने बाद में शनाख्त पेड़ भी जाके की है। जो बंदे हमने शनाख्त पे ये भेजे थे उनकी शनाख्त पेड़ भी मुकम्मल हुई है। जो ऐनी शाहिदीन मौके पे थे उन्होंने इसकी शनाख्त पेड़ की है। कत्ल की इस वारदात के IO इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बाबर नियाज़ी हमारे साथ मौजूद थे नाज़रीन कराम, और उन्होंने बड़ी तफसील से बताया कि किस तरह से ये कत्ल का वाक़या पेश आया, किस तरह से 2 दोस्त जो हैं वो आपस में एक तल्ख कलामी के नतीजे में चपकलिश, और वही चपकलिश जो है
वो कत्ल की एक लर्ज़ाखेज़ वारदात तक जो है वो पहुंच गई, और फिर पुलिस ने किस तरह से जो है वो ट्रेस आउट किया, किस तरह वो मुलजिम जो है वो वहाँ से फ़रार हुआ। फिर पुलिस ने अपने वसाइल को बरूए कार लाते हुए इसको ट्रेस आउट किया, और मुलजिम को जब धर दबोचा तो इनिशियली जो है वो मुलजिम इस बात से इनकारी था, बल्कि वो तो शहर छोड़ के भी नहीं गया। उसको इतना एतमाद था, इतना ट्रस्ट था अपने शातिराना रवैये पे कि मुझ तक तो कोई नहीं पहुँच सकता, लेकिन बिल आखिर वो कानून की गिरफ्त में आ गया। फैसलाबाद थाना ठीकरीवाला की हुदूद बहुत सारे समाजी और मुआशी मसाइल से दो चार है, जो इलाके में तशद्दुद और अदम बर्दाश्त के ज्यादा वाकयात में मुआविन है। बुनियादी अवामिल में से एक रिहायशियों में तालीम की कमी है। ये इलाका मुख्तलिफ खानदानों और ग्रोहों के दरमियान देरीना दुश्मनियों और झगड़ों से भी मुतासर है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं क्राइम रिपोर्टर तैयब मकबूल, आइए उनसे जानते हैं। फैसलाबाद में थाना ठीकरीवाला की हुदूद में शहजाद नामी शख्स को कत्ल कर दिया जाता है, जो इब्तदाई तौर पर एक ब्लाइंड मर्डर का वाक़या रिपोर्ट होता है। पुलिस इस पे रिस्पॉन्ड करती है और मकतूल के वरासा की दरख्वास्त पर जो है वो तफ्तीश का आगाज़ करती है। FIR के अंदराज के बाद पुलिस जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाती है और न सिर्फ मुलजमान को ट्रेस आउट करती है बल्कि उन्हें गिरफ्त में भी ले लेती है। फैसलाबाद के पुलिस स्टेशन में देही इलाके जहाँ पे ज़्यादा हैं वहाँ वारदातों का बढ़ता हुआ तनासब और पुलिस की जो है वो कारकर्दगी, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जो है वो सिटी न्यूज़ नेटवर्क के सीनियर क्राइम रिपोर्टर तैयब मकबूल मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। तैयब भाई अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा कि फैसलाबाद में एक शहरी इलाके हैं और देही इलाके भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। वो पुलिस स्टेशन जो देही इलाका जात में आते हैं वहाँ पर पुलिस का वर्किंग स्टाइल, उनका स्टाइल अलग है। वहाँ पर उनके पास वो वाली सहूलियात भी नहीं हैं, और लेकिन सबसे ज़्यादा जो जराइम को पे कंट्रोल काबू पाने की रेशो है वो भी इन्हीं में ज़्यादा तेज़ है। गुज़श्ता दिनों भी एक वाक़या जो है वो हुआ, एक औरत की लाश थी, वो 10 दिन के बाद रिकवर हुई। क्या कहेंगे आपके पुलिस को कैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है और पुलिस जो है वो किस हद तक एफिशिएंट होती है उन पुलिस स्टेशन में जो देही इलाकों में आते हैं? शुक्रिया शुएब। सिटी एरियाज़ में आप अगर क्राइम कोई हो जाता है, उसका वो रिपोर्ट हो जाता है, उसके बाद आपके पास पुलिस के पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं जिससे वो क्राइम को डिटेक्ट कर सकती है। लेकिन देहाती एरियाज़ में ये चीज़ पुलिस को दस्तयाब नहीं होती। पुलिस ने ह्यूमन रिसोर्स पर डिपेंड ज़्यादा करना होता है। इनके मुखबर जिस कदर ज़्यादा होंगे, एक्टिव होंगे, प्रोफेशनल होंगे और लॉयल होंगे, उतना जल्दी ये केस को डिटेक्ट कर सकेगी। अभी हालिया जो आपने जिक्र 2 वाक़यात का किया है, ये सबसे ज़्यादा जो पुलिस ने इसमें सोर्स यूज़ किया है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस है। उनके मुखबर क्या कह रहे थे उस पे इन्होंने लीड ली है। और आपको एक और बात बताऊं, आज भी देहाती एरियाज़ में कोई वारदात बड़ी हो जाए तो खोजी का बड़ा रोल है उसमें। आप वो उसके फुटप्रिंट फौजी लेके और एक मैनुअल तरीके से लेके जो सदियों से तरीका चला आ रहा है उस तरीके से वो उसके पाँव से पहचान लेते हैं कि गांव में ये किसके पाँव की इसके मुताबिक जूती है जो ये जुर्म किया। खोजी जो पहले वक्तों में होते थे वो इस कदर प्रोफेशनल थे, वो यहाँ तक बता देते थे कि ये जो पाँव है ये मर्द का है या औरत का है, इसकी हाइट कितनी है और इसकी एज कितनी है, यहाँ तक बता देते थे। और देहाती एरियाज़ में आपके लिए काम करना इतना आसान नहीं अगर आपके पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। जिस तरह आप खोजी नापेद होते जा रहे हैं, फैसलाबाद पुलिस के पास 1-2 खोजी हैं लेकिन वो भी काफ़ी एजड हो चुके हैं। जो नए लड़के खोजी हैं वो उतने प्रोफेशनल नहीं हैं। तो इन तमाम अदम दस्तयाब सहूलियात और जो इंतहाई कम दस्तयाब सहूलियात के साथ किसी जराइम को ट्रेस करना ये वाकई मायने रखता है। और देहाती एरियाज़ की आपने बात की शुएब, तो ठीकरीवाला एक बहुत बड़ा इसका इलाका था। एक 30 चक चौकी हुआ करती थी इसकी, जो अब थाना सांदलबार बन गया है। बहुत सारे 30-40% इसके देहात इलाके थाना सांदलबार को दे दिए हैं। उससे पहले ये बहुत बड़े एरिया में था। सबसे बड़ा एरिया थाना सदर फैसलाबाद का है जो मरबा किलोमीटर्स में है। उसके बाद दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा जो एरिया था वो थाना ठीकरीवाला का था। उस वक्त ये ज़रूरत महसूस की गई कि इसको डिवाइड किया जाए, फिर थाना सांदलबार बना। यहाँ पे ओल्ड एनिमिटीज़, दरीना दुश्मनियाँ बहुत सारी हैं, उस पर कत्ल होना मामूल की बात है। सडन झगड़ा हुआ, कत्ल होना बड़े मामूल की बात है, क्योंकि यहाँ पर लिटरेसी रेट कम है। लोग इतने एजुकेट नहीं हैं कि कत्ल के बाद हमें क्या भुगतना पड़ेगा, क्या कंसिक्वेंसेस होंगे, उस पर ये लोग गौर नहीं करते। शहर में पढ़े लिखे लोग हैं, उनको फिर पता चल जाता है कि हमने बाद में कचहरी भुगतनी पड़ेगी, हमें जेल भी जाना पड़ेगा। ये लोग इन चीज़ों को नहीं सोचते।
और अभी ये दो जो मर्डर थे दोनों ब्लाइंड मर्डर थे। खातून का जो मर्डर था वो भी ब्लाइंड था। चिन्योट से खातून यहाँ पर कैसे आई, यहाँ पर उसको किस तरह मारा गया, और उसके बाद 10-12 दिन के बाद पता चला कि इसको कौन ले गया था, किसने मारा। पहले बात और तरफ जा रही थी, घर वाले कुछ और बता रहे थे, लेकिन पुलिस अगर चाहती इस केस को ट्रेस करने की बजाय जो मकतूला थी उसकी फैमिली के पीछे लगती और जो वो नामजद करते उनको वो चालान कर देती। लेकिन पुलिस ने इसमें अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल किए, एक्चुअल जो मुलज़म था उसको अरेस्ट किया, उसने कन्फेस भी किया और सारी स्टोरी जो वो सामने आई। इसी तरह जो हालिया मर्डर था ये भी ब्लाइंड मर्डर था कि इसको किसने कत्ल किया, लेकिन पुलिस उसकी बैकग्राउंड पे गई, बैक ट्रैक किया गया कि इनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी या इसका बैठना उठना किन लोगों के साथ था। इस चीज़ को फॉलो किया, ह्यूमन रिसोर्सेज इस्तेमाल किए और उससे वो कत्ल चंद दिन में ही ट्रेस हो गया। अच्छा तैयब भाई, ये आपने इस केस को रिपोर्ट भी किया, फिर आपने इसका फॉलो अप भी लिया। पुलिस ने जिस तरह से इस पर मेहनत की वो वाकई में काबिल सताइश है। हम तनकीद तो करते हैं पुलिस पे, लेकिन रिसोर्सेज ना होने के बावजूद पुलिस जो है वो फिर इसको अपना वाकई में फ़र्ज़ समझ के करती है, और जब ये ठान लेती है तो फिर नतीजा हमारे सामने है कि मुलज़िमान पकड़े जाते हैं। ये देही इलाकों में ज़रा सी बात पे, ज़रा सी रंजिश पे साथ उठने बैठने वाले दोस्त हैं, पता भी नहीं चलता और वो मर्डर कर जाते हैं। ये हमारे मुआशरे में इम्पेशेंस जो है, ये मुतशद्दद रवैये ये बढ़ते जा रहे हैं। ज़रा सी बात तकरार में तब्दील होती है, वही तकरार जो है वो फिर इस हद तक बढ़ती है कि वो जानलेवा साबित होती है। क्या कहेंगे, ये हमारा मुआशरा जा किस तरफ रहा? शुएब देखें, अभी आपने बात की कि पेशेंस ख़त्म होती जा रही है, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। फ्रस्ट्रेशन सबसे बड़ी वजूहात है, महंगाई उसकी फ्रस्ट्रेशन के पीछे एक बड़ी वजह है, बेरोज़गारी उस फ्रस्ट्रेशन के पीछे एक बड़ी वजह है, और सबसे बड़ी बात, एक वक्त में हमारे तालीमी इदारे तरबियत भी करते थे, अब सिर्फ तालीम दे रहे हैं, इल्म नहीं दे रहे, तालीम दे रहे हैं। डिग्री लेने का सिर्फ एक शौक़ है और उनको भी डिग्री देने का शौक़ है कि हमने ये बंदे ने ये LLB कर ली, ये कर ली। लेकिन पहले वक्तों में जो उसातिज़ा कराम थे वो उसकी अखलाकी तरबियत भी किया करते थे। अब एक तो उसका फुकदान है, दूसरा हमारे घरों में भी अब वही चीज़, वो तरबियत उस तरह हो नहीं रही सोसाइटी में जिस तरह होनी चाहिए। तीसरी जो सबसे बड़ी बात आप देखें, कत्ल के जो मुलज़मान हैं, बड़ी तादाद फैसलाबाद में ऐसी है जिनको फांसी की सज़ा हुई है, अभी तक उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। यह हुकूमत ने फांसियाँ बंद कर दी हुई हैं, लोगों में खौफ ख़त्म हो गया है कि हम कत्ल कर भी देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जेल में सुकून से बैठ के रोटी खाएंगे, 25 साल मैक्सिमम सज़ा काटेंगे तो वापस आ जाएंगे, ज़िंदा तो रहेंगे। फांसियाँ बंद होने से भी एक कत्ल की वजह का जो खौफ था एक, वो ख़त्म होता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक छोटी सी आपको बात बताऊंगा, आपका मुझे पता टाइम कम है। एक हमारे इधर CPO थे सहील हबीब ताजक, जो लास्ट टाइम IG कश्मीर भी आज़ाद कश्मीर रहे हैं। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जितने भी देहाती इलाकों में दरीना दुश्मनियाँ थी, उन्होंने पॉलिटिकल जिनका इन्फ्लुएंस था, MNAs MPAs या दीगर शख्सियात पॉलिटिकल, उनको लिया, इलाका के मोअज़्ज़ीन नंबरदार इकट्ठे किए, ख़ुद साथ जाके उन दोनों फैमिलीज़ के दरमियान सुलह करवाई कि ये दुश्मनियाँ ख़त्म हो। आप यकीन करें उस वक़्त आपकी मर्डर की रेशो बड़ी रिड्यूस हो गई थी। इस तरफ अभी कोई तवज्जो नहीं दे रहा, पुलिस के पास इतना टाइम नहीं जितनी मसरूफ़ पुलिस है कि वो जाके सुलह करवाए। जो पॉलिटिशियंस हैं, जो इलाके के मोअज़्ज़ीन हैं, उनके पास भी शायद टाइम नहीं, उस तरफ तवज्जो नहीं कर रहे कि अगर उनके इलाके में 30-30 कत्ल हो चुके हैं, कई 20-20 साल हो गए वो दुश्मनियाँ चलती आ रही, और दुश्मनी पहले कत्ल की बिल्कुल सडन एक वजह थी, उसके बाद वो बदला लेते बढ़ते 30-30 लोग मर्डर हो गए, लेकिन अभी तक वो सुलह करवाने वाला कोई नहीं। तो अगर हमारे मोअज़्ज़ीन, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे उधर के ऐसे लोग जिनका इन्फ्लुएंस है उन फैमिलीज़ पे, वो उनकी तरफ आएँ, 2-4-6 बार जाएँ, उनको समझाएँ कि भाई जितने लोग आपने मरवा लिए क्या मिला आपको, जो मर गए वो मर गए, उसके सज़ा काटने के लिए लोग जेल में बैठे हैं। तो इसको ख़त्म करें और अपने आगे लाइफ को मूव ऑन करें। अगर ये काम भी अगर कर लिया जाए, उस पॉलिसी को अपना लिया जाए, तो ये मर्डर रिड्यूस हो सकते हैं। तो ये भाई ख़ास तौर पे जो मर्डर केसेस होते हैं, पुलिस को जो है वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, तफ्तीश के दौरान मसाइल किस किस्म के जो हैं वो दरपेश होते हैं? शुएब, सबसे बड़ा मसला तो ये होता है, मर्डर करने वाला कभी भी उस शहर में रहता नहीं है। 99% लोग आउट ऑफ सिटी चले जाते हैं, जो जिनके पास कुछ थोड़े रिसोर्सेज हों तो आउट ऑफ कंट्री भी चले जाते हैं। अब होता क्या है, अगर उसकी लोकेशन आई साहिवाल की, तो पुलिस डिपार्टमेंट मुतलका SHO को, मुतलका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कोई रिसोर्सेज नहीं देता। उनको अपनी जेब से फ्यूल खर्च करके, अपनी ज़ाती गाड़ी इस्तेमाल करके साहिवाल के अगर 2 चक्कर भी लगाने पड़ गए, आप देखें कहाँ पर पहुँचता है वो। उसको पता चलता है साहिवाल मेरे पास रेड हुआ है, वो बच जाता है, वो आगे कहीं और मूव कर जाता है।
तो सबसे बड़ा मसला रिसोर्सेज का है, इनको फ्यूल नहीं दिया जा रहा। और इनकी जो गाड़ियाँ हैं, आप गाड़ियों की आप हालत देखते हैं, वो यहाँ से सबसे करीब तरीन ज़िला चिन्योट है, वहाँ भी पहुँचने काबिल नहीं है। अगर वो चली भी जाएं तो उसका फ्यूल कंजप्शन इतनी ज़्यादा है कि ये अपनी जेब से खर्च नहीं कर सकते। और सबसे बड़ा जुल्म, एक इन्वेस्टिगेशन मर्डर की करने वाले ऑफिसर को 20,000 मिलता है, और वो भी इतना लंबा प्रोसीजर है कि 6 माह पहले उसने जो तफ्तीश कंप्लीट की होती है कि 6 माह साल बाद जाके उसकी बारी आती है, उसको 20,000 मिलता है, जो ऊँट के मुंह में ज़ीरे के मुतरादिफ है। तो इनको अगर रिसोर्स दे दिए जाएँ। अच्छा, एक और बड़ा जुल्म है, इन्होंने CDR लेनी है अगर मुलज़म की लोकेशन तो आ गई, लेकिन पिन लोकेशन नहीं आ रही। अब उसकी CDR देखनी है कि वो अपने इलाके में, अपनी फैमिली में किसके साथ राब्ते में है। ये पहले ज़िमनी लिखेंगे, फिर सर्कल अफसर के पास जाएगी, फिर SP के पास जाएगी, साथ CPO साहब का लेटर लगेगा, फिर IG ऑफिस जाएगी, IG साहब का लेटर जाएगा कंपनी को, फिर मिलेगी। ये रिसोर्स इनको फौरी अवेलेबल होने चाहिए विद इन नो टाइम। इतना सिस्टम फैसलाबाद पुलिस को देना चाहिए कि इनको CDR चाहिए, अगले 5 मिनट में CDR उनके पास पहुँच जाए। इस वजह से भी मुलज़मों को पकड़ने में तख़ीर होती है कि CDR नहीं ली जा सकती। उसकी लोकेशन लेने के लिए अफसरान को कहना पड़ता है, वो अफसरान फिर कहेंगे, कई घंटे बाद लोकेशन आती है, तब तक लोकेशन चेंज हो चुकी होती है। तो इनको अगर रिसोर्सेज और फिनंशियल रिसोर्सेज हीनस केसेस में प्रॉपर दिए जाएँ तो कोई मसला ही नहीं है। हमारी पुलिस बड़ी एफिशिएंट है, जितनी जल्दी केस को ट्रेस यूरोपियन पुलिस कर लेती है, उससे जल्दी ट्रेस कर सकते हैं। रिसोर्सेज की कमी है सिर्फ। तैयब मकबूल सीनियर क्राइम रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद थे और इनसे बात करके 2 पॉइंट्स सामने आए। एक पैगाम शहरियों के लिए कि अपने अंदर थोड़ा सा ठहराव पैदा कीजिए, अपने रवैयों में थोड़ी सी पॉजिटिविटी लाइए, बर्दाश्त करना सीखिए। ज़रा सी बात पे तलखी जानलेवा भी साबित हो सकती है और आपके लिए उम्र भर का रोग भी बन सकती है। दूसरा पैगाम आला पुलिस एहलकारों के लिए है कि आप ट्रस्ट कीजिए अपने एहलकारों पे। ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी, आप इनको वसाइल दीजिए। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे जवान, हमारा पुलिस का महकमा इस दुनिया के बेहतरीन इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स पैदा कर चुका है। कमी है तो बस वसाइल ने इस केस में ना सिर्फ मुल्ज़िमान को ट्रेस आउट किया बल्कि कानून के कटहरे में भी खड़ा कर दिया। यहाँ ये बात सोचने की है कि जुर्म का रास्ता सहल और अट्रैक्टिव ज़रूर लगता है, लेकिन मुजरिम चाहे जितना भी शातिर और चालाक क्यों ना हो, एक ना एक दिन कानून के शिकंजे में आ जाता है। और यहाँ पे दूसरा पैगाम ये था कि आला अफसरान भी जो हैं वो अपने पुलिस एहलकारों पे एतमाद करते हुए, उन पर ट्रस्ट करते हुए उन्हें वसाइल प्रोवाइड करें, तो फिर पुलिस की एफिशिएंसी कई गुना ज़्यादा हो सकती है। शोएब अल्ताफ़ को टीम मुजरिम कौन के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।